आज मैं आपको बताने वाला हूं क्वांटम संख्या। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि क्वांटम संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे अगर कोई बच्चा बोलता है कि मुझे ए से जेड तक ABCD नहीं आता और वो बोलता है कि मुझे इंग्लिश पढ़ना है, तो ये संभव नहीं है। जैसे कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे 1 से लेकर 9 तक का अंक ही पता नहीं है और जो 4 संख्याएं होता है जोड़ना घटाना गुना भाग ये नहीं पता और मुझे गणित सीखना है ना। ये तो बड़ा उटपुटांग बातें हैं। तो जैसे ये बड़ी उटपुटांग बातें हैं, वैसे ही यदि कोई बोलता है सर मुझे क्वांटम संख्या नहीं पता और मुझे रसायन सीखना है, ये वैसा ही है ना। मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आपको रसायन सीखना है, रसायन को अच्छे से समझना है, तो आपको क्वांटम संख्या को बहुत सरलता से सीखना होगा और उसको इतनी आसानी से अपने दिमाग में बिठा लो कि आप उसको कभी भूलो मत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आपको क्वांटम संख्या पता है, यदि आपने क्वांटम संख्या को समझ लिया, तो आगे जितने भी उसके नियम आने वाले हैं, जैसे अब बाउ नियम आता है, हुंड का नियम आता है, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत आता है, ये जो सारे नियम हैं, संकरण जो पढ़ोगे, आगे चल के जो भी नियम पढ़ोगे आप, वो सारे चीज समझ आएगा यदि आपने क्वांटम संख्या को पढ़ा है तो। क्योंकि क्वांटम संख्या के आधार पर ही आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाओगे। और याद रखिए, यदि आप किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाते हो तो उस तत्व के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको पता हो जाता है कि उनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, वो धन विद्युतीय तत्व होगा कि ऋण विद्युतीय होगा। अब यदि आपको धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय पता हो गया तो आप ये भी जान जाओगे कि वो धातु है क्या धातु है। तो आइए दोस्तों, आज मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको क्वांटम संख्या को समझाऊंगा। एक बात और ध्यान दीजिए, आप एकदम रिलैक्स होकर बैठिए, इस वीडियो को बहुत सावधानी से देखिएगा, क्योंकि मैं इससे पहले भी एक वीडियो बनाया हूं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने परमाणु में जितने तत्व पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे चीजों को, कक्षा कक्षक से लेके पूरा जितने चीज पाए जाते हैं, उनको मैंने स्कूल से तुलना किया था और बहुत ही सरल तरीके से तुलना करके आपको समझाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप आई बटन में जाके अवश्य देखिएगा। और आज भी मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, 4 प्रकार के क्वांटम संख्या होती है। तो इन 4 प्रकार के जो क्वांटम संख्या होता है उसको भी मैं स्कूल के उदाहरण से समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे स्कूल में कक्षा होती है उसी को लेके मैं क्वांटम संख्या को समझाऊंगा, आपको 100% समझ आएगा। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने बताया ना, यदि हम स्कूल शब्द को याद रखते हैं तो हमको चारों क्वांटम संख्या भी याद हो जाएगा बहुत ही सरलता से। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं आपको एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझाता हूं। ध्यान दीजिएगा, यदि हम स्कूल को परमाणु जैसा माने, उदाहरण के लिए, तो क्योंकि मुझे 4 क्वांटम संख्या ही आपको समझाना है, उसके बाद इसको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। पहले आप इसके बेसिक को तो जान लो। जैसे स्कूल होता है वैसे ही परमाणु होता है, जैसे स्कूल में कक्षा होती है, ध्यान दीजिएगा, वैसे परमाणु में भी कक्षा होती है। ठीक है, अब ये अलग बात है, यदि हम इसको हाई स्कूल माने तो इसमें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 कक्षा होती है। मैंने बताया था ना, यदि हम परमाणु को पढ़ना है तो हाई स्कूल लेना पड़ेगा, तो मैंने यहां पर हाई स्कूल ले रखा है, 9, 10, 11, 12 है ना, इसमें 4 क्लास होते हैं। तो उसी प्रकार कक्षा भी होता है और याद रखिए इसमें कक्षा का निश्चित आकार होता है। और ये कौन सा आकार का होता है? ये तो गोलाकार होता है, ये तो पता है। ठीक, और इसके जो नाम होते हैं इसको इस प्रकार दर्शाया जाता है, KLMN, ठीक है, इस प्रकार। और इसको यदि n माना जाए तो n बराबर 1, 2, 3, 4 ऐसा भी मान सकते हैं। अभी केवल मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे स्कूल में कक्षा होता है वैसे ही परमाणु में भी कक्षा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे जैसे कक्षक का आकार बड़ा होता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का नाभिक से जो दूरी है वो क्या होती है? बढ़ती जाती है। यहां पर ध्यान दीजिए, जिस प्रकार कक्षा को सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, छोटे क्लास को 9th को 10th को, 9th को ना बांटे लेकिन 10th को जरूर बांटते हैं क्योंकि बोर्ड क्लास करके, जिस प्रकार क्लास को सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, कक्षाओं को सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, उसी प्रकार कक्षा को भी सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उप कक्षा बोलते हैं। ठीक है, इसको सेल भी बोलते हैं, बहुत सारे इनके नाम हैं। इनको सेल बोलते हैं, है ना, मुख्य ऊर्जा स्तर बोलते हैं, मुख्य कक्षा बोलते हैं। उसी प्रकार इसको क्या बोलते हैं? इसको उप कक्षा बोलते हैं।
सब सेल भी बोलते हैं, जैसे इसको सेल बोलते हैं ना, याद रखिएगा इसके जो नाम है इंग्लिश नाम, इसको सेल्स बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए, यदि ये मुख्य क्वांटम संख्या है पहला वाला, तो इसको हम किससे दर्शाएंगे, इसको हम n से दर्शाएंगे। और जिसको हम सेक्शन बोलते हैं, उसी प्रकार कक्षा को और विभिन्न उप कक्षाओं में बांटा जाता है, उसे ही क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्विगंशी क्वांटम संख्या। आगे मैं इसको बताऊंगा पूरा डिटेल में क्यों बोलते हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये उप कक्षा होगा, और ये उप कक्षा जो है उनकी आकृति को बताता है, और इनके आकार अलग अलग होते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे S, P, D और F, ये 4 ही होते हैं, ये याद रखिएगा। आगे चल के जैसे ही बच्चा जो है 11th क्लास में जाता है, तो वहां पर ग्रुप डिवाइड होता है, ये तो आपको पता होगा, ग्रुप डिवाइड होता है। वैसे ही दोस्तों उप कक्षा को भी अलग अलग स्तरों में बांटा जाता है। ये अलग अलग स्तरों में और बटा होता है, जिसे कक्षक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जैसे साइंस ग्रुप है, तो क्या साइंस ग्रुप में एक ही विषय होता है? नहीं, साइंस में क्या होता है, एक बायो ग्रुप होता है और एक मैथ्स ग्रुप होता है, ये तो पता होगा। उसी प्रकार आर्ट्स ग्रुप में भी अलग अलग सेक्शन होते हैं। उसी प्रकार आपको समझ आ गया होगा कि जैसे कक्षा 11वीं में ग्रुप को डिवाइड किया जाता है, उसी प्रकार उप कक्षा को भी और अन्य उप स्तर में डिवाइड किया जाता है ना। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, यदि ये किसकी बात कर रहे हैं, हम परमाणु की बात कर रहे हैं, यदि परमाणु में ऐसा है तो उसको पुनः किसका क्या बोलेंगे, उसको m बोलेंगे। ये क्या कहलाता है, उसका मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। ये कैसे होगा, जैसे ये सबसेल है, तो जैसे p कक्षक है ना, p सबसेल है, तो p सबसेल को पुनः 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। d सबसेल को कितने में डिवाइड किया जाता है, 5 भागों में, 1 2 3 4 5। उसी प्रकार f को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, 7 भागों में, और s तो कितना है, 1। तो इसी प्रकार आपको ध्यान दीजिएगा, बड़ा सरल तरीके से आपको समझा रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, जिस प्रकार ग्रुप डिवाइड कर देते हैं, तो किसी भी कक्षा में बच्चे कितने प्रकार के होते हैं जी, 2 ही प्रकार के होते हैं, है ना। अगर अपोजिट बात करें, जैसे एक बॉयज है, तो बॉयज का जो अपोजिट क्या होता है, गर्ल्स होता है। इसका मतलब क्या है, ये जो आपको दिख रहा है कक्षक, तो कक्षक में इलेक्ट्रॉन 2 ही प्रकार से रह सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे एक क्लॉकवाइज रहेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो चौथा चीज है, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पिन क्वांटम संख्या। तो एक जो है इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, +1/2, और दूसरा होता है एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसको बोलते हैं 1/2 माइनस। एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो इस प्रकार आप 4 क्वांटम संख्या को स्कूल से ही तुलना कर सकते हैं। जिस प्रकार किसी क्लास में बच्चे 2 प्रकार के होते हैं, बॉयज और गर्ल्स, लेकिन उनकी संख्या अधिक हो सकती है ना। तो उसी प्रकार किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन 2 ही प्रकार से रह सकता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो सकती है। जैसे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, यहाँ पे कितने होते हैं, 6, यहाँ पे कितने होते हैं, 10। समझ आया ना। जिस प्रकार बच्चों की संख्या यहाँ पर भी होती है अधिक, उसी प्रकार यहां पर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो सकती है। जिस प्रकार यहां पे केवल 2 ही प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, बॉयज और गर्ल्स, उसी प्रकार यहां पर भी इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार से रह सकता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों ये तो हमारा बेसिक था। अब आइए इसको हम विज्ञान की भाषा में समझते हैं, रसायन की भाषा में समझते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम केवल परमाणु की बात करेंगे, अब हम स्कूल की बात नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई भी परमाणु जो होता है, तो यहां पर क्या होता है, एक नाभिक होता है, और हमको पता है कि नाभिक किस चार्ज से घिरा होता है, ये प्लस चार्ज होता है, मतलब नाभिक में प्लस चार्ज होता है, ये तो पता है, ठीक है। नाभिक के चारों ओर जो होता है उसे ही क्या बोला जाता है, कक्षा बोला जाता है। ये प्रथम कक्षा हो गया, द्वितीय कक्षा हो गया, इसी प्रकार तृतीय कक्षा, और इसी प्रकार कक्षा जो है क्या होता है, उनका आकार जो है बढ़ता जाता है। अब ये तो पता है, यदि नाभिक के बाद जो आएगा पहला, वो n=1 होगा, उसके बाद n=2 होगा, फिर n=3 होगा, और यहां पर n=4। ये जो संख्या दिख रहा है वो उसकी कक्षा को बताता है, ठीक है। जैसे इनको k से दर्शाते हैं, इसको l से, इसको m से, और इसको n से। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है इसे ही कहा जाता है, ये जो कक्षा दिख रहा है जिसको हम कक्षा बोलते हैं, इसी को मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, है ना। और इसको क्या बोला जाता है, सेल भी कहा जाता है, ठीक है। अब हमको ये भी तो ध्यान देना है ना
कि ये जो सेल दिख रहा है, कक्षा दिख रहा है, उसे ही मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस कक्षा को और अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, सबसेल कहा जाता है। तो पहले कक्षा में कितने सबसेल होंगे, एस होगा। दूसरे कक्षा में कितने होंगे, एस और पी, मतलब 2 सबसेल होंगे। तीसरे में कितने होते हैं, एस, पी और डी, और चौथे में एस, पी, डी और एफ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में तो रहता है, लेकिन कक्षा के साथ साथ उसको सबसेल में भी डिवाइड किया जाता है, जिसको हम उप कक्षा बोलते हैं। तो ये जो उप कक्षा होता है उसे ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है दोस्तों, अब ये तो मुख्य क्वांटम संख्या हो गया, कक्षा जो है, और ये जो उप कक्षा जिसको आप बांट रहे हो, है ना, इसे ही क्या बोला जाता है, ये द्विगंशी क्वांटम संख्या कहलाएगा। और इसका जो मान होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, इनका मान कहां से स्टार्ट होता है, एस के लिए कितना होता है ये तो हम जानेंगे, ये एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए और एफ के लिए। ध्यान दीजिएगा, अभी पढ़ेंगे हम लोग इसको बारे में बहुत डिटेल से। एल का मान कितना होता है, 0 होता है, पी का मान 1 होता है, इसका मान 2 होता है, उसके लिए 3 होता है। ये क्या है, एल का मान, जिसको हम बोलेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। ध्यान दीजिएगा, अब ये जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सबसेल बोलते हैं दोस्तों। तो ये जो सबसेल होते हैं, इनको पुनः अन्य उप स्तरों में बांटा जाता है ना, और उसे ही क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। कैसे, ध्यान दीजिए, जैसे एस का तो एक ही भाग होता है, लेकिन जैसे ही हम पी भाग में जाते हैं, ये देखिए, तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो इनको 0 से दर्शाते हैं, और इसको -1 और इसको +1। तो ये देखो, ये 3 भाग जो दर्शाया गया है, यही क्या कहलाता है, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, इसीलिए तो इसको मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कहा जाता है ना, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दिखता है। ठीक है, तो इस प्रकार इनको हम दर्शा सकते हैं। याद रखिए, इसको आप जानते हो px, py और pz के रूप में लिखते हो। तो यही जो है क्या कहलाता है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। अब ध्यान दीजिए, ये जो है, जो भाग दिख रहा है, जिसको हम लोग कक्षक बोलते हैं, इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन 2 ही प्रकार से रह सकता है ना, उसे ही क्या बोला जाता है, स्पिन क्वांटम संख्या बोला जाता है। इसको तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कहा जाता है ना, किसको, जिसमें कक्षक में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, पुनः अन्य उप स्तर में डिवाइड करते हैं, अन्य स्तरों में डिवाइड करते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, एम से दर्शाया जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। अब जब लास्ट में जब जाते हैं, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन जो है, एक तो क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इलेक्ट्रॉन 2 ही प्रकार से रह सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे ही क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है स्पिन क्वांटम संख्या। और स्पिन क्वांटम संख्या के 2 ही वैल्यू होते हैं, ये तो आपको पता होगा, +1/2 और -1/2। तो इस प्रकार आप चारों क्वांटम संख्या को बहुत ही सरलता से सीख सकते हैं। ये तो मैंने इसमें केवल शॉर्टकट में बताया है। तो आइए दोस्तों, अब हम क्वांटम संख्या को स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। तो आइए आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। अब ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, मुख्य क्वांटम संख्या को n से दर्शाते हैं, है ना, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो इनके मान क्या होते हैं और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको सबसे पहले देख लेते हैं। ये तो पता हो गया है कि जो कक्षा जो होता है, मुख्य ऊर्जा स्तर जो होता है, मुख्य जो कक्षा होता है, जो सेल होता है ना, उसे ही क्या बोला जाता है, मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। ये जो है कक्षा के साइज को बताता है ना, ध्यान दीजिएगा, कक्षा और कक्षक में बहुत अंतर है। ये कक्षा के साइज को बताता है। तो कक्षा के साइज के बारे में तो आपको समझ आ गया, अभी मैंने चित्र बताया था, उसी के आधार पर तो ये जो K, L, M और जो N होता है ना, ये सबसे नाभिक के नजदीक होता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये दूरी के क्रम में है। अब हमको ये बताना है कि किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को गिनना है तो उसके लिए ये सूत्र होता है 2n का स्क्वायर, वेयर n क्या है इसके लिए बताया भी गया था ना, n का मान कितना होता है यहाँ पर जी,
k के लिए n का मान कितना होता है 1, इसका मान 2, n का मान 3, n का मान यहाँ पर 4। ध्यान दीजिए ये जो लिखा गया है 1 2 3 4 यही क्या है, उसका क्वांटम संख्या है ना, ये याद रखिएगा, इसको n से दर्शाते हैं क्वांटम संख्या को। तो ये देखो 1 2 3 4 लिखा है ना, यही क्या है, यही तो क्वांटम संख्या है। तो मुख्य क्वांटम संख्या के अंतर्गत इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो इस सूत्र से निकलेगा। तो जैसे पहला है n का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप यहाँ पर रखते जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर देखिए यदि हम दूसरी कक्षा की बात करें तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार यहाँ पर कितना आएगा 16 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 32। तो इस प्रकार हम मुख्य क्वांटम संख्या को बहुत ही सरलता से समझ गए हैं। इसको n से दर्शाएंगे और ये n का जो मान होता है वो क्या होता है 1 2 3 4। ठीक है, आगे जाएगा तो 5 हो सकता है। तो इस प्रकार हम मुख्य क्वांटम संख्या को देखें। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं द्विवंशी क्वांटम संख्या, है ना। इसको किससे दर्शाते हैं, यहां पर लिख लेते हैं दूसरा। ये होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये जो होता है इसको हमेशा छोटा एल कैपिटल एल से दर्शाते हैं। ये कहलाता है, इसके भी बहुत सारे नाम होते हैं, है ना। इनको आप क्या बोलते हो, इनको आप सबसेल भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि ये क्या करता है कक्षा में क्या करता है, ये मुख्य ऊर्जा स्तर को बताता है, तो ये क्या करता है, ये उप ऊर्जा स्तर को बताता है। ठीक है, इसलिए इसको सबसेल भी बोला जाता है। और ये द्विवंशी क्वांटम संख्या के बारे में बात करता है। अब द्विवंशी क्वांटम संख्या क्या है, ये क्या करेगा, जो उप ऊर्जा स्तर है उनकी साइज को बताता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, एजीमुथल क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का भी सूत्र होता है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का सूत्र है ना, वैसे ही ध्यान दीजिएगा एजीमुथल में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का एक सूत्र होता है। ये लिख लीजिएगा आप लोग 2l+1। ध्यान दीजिए ये केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए है। अब ये भी तो याद रखना है ना, आपको एजीमुथल क्वांटम संख्या कहते किसे हैं ये तो पता हो गया। तो जैसे एजीमुथल क्वांटम संख्या क्या है, द्विवंशी क्वांटम संख्या मतलब किसको बोलते हैं, सबसेल को बोलते हैं। अब सबसेल आपके पास कितने प्रकार के हैं तो जानते हैं, एस है, पी है, डी है और एफ है। तो इन्हीं एस पी डी और एफ के लिए इनके जो मान निकालेंगे, एल का जो मान निकालेंगे, है ना, वही क्या कहलाएगा, द्विवंशी क्वांटम संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो एस के लिए देखिए, एस के लिए द्विवंशी क्वांटम संख्या का मान कितना होता है, 0 होता है। पी के लिए कितना होता है, 1 होता है। डी के लिए कितना होता है, 2 होता है। और एफ के लिए कितना होता है, 3 होता है। तो ये जो मान है यही क्या है, यही जो है द्विवंशी क्वांटम संख्या का मान है। अब ध्यान दीजिए, किसी भी सबसेल में मतलब जो एस उपकक्षक जो होता है ना, सबसेल जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। उसी प्रकार पी में कितने आएंगे, यहां पर देखिए पी का मान, देखो एल का मान कितना होता है, पी के लिए 1 होता है, तो यहां पर 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 और फिर 3 जोड़ेंगे और 3 दूनी 6, तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी प्रकार इसमें मान रखेंगे तो डी का वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ पर डी का मान कितना रखो, यहाँ पर देखो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 और 5 दूनी 10 होगा। अर्थात यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो 14 होता है, सबको पता है। यहाँ पर मान रख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देखिए 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7 और 7 दूनी 14। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, जो एजीमुथल क्वांटम संख्या है वो सबसेल के लिए अलग अलग वैल्यू रखता है ना। अब ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है। देखिए एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए और एफ के लिए, ये सभी के लिए आपको मान बता दिया गया है कि एल के जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है और 3। ये मान जो है वही क्या है, एजीमुथल संख्या कहलाता है ना, क्वांटम संख्या कहलाता है। एक बात और ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको किसी भी क्वांटम संख्या मतलब मुख्य क्वांटम संख्या के लिए n का वैल्यू दिया रहेगा, उसी के लिए l के वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पर देखिए यदि n का वैल्यू हमको दिया हो तो उसी के लिए यदि l का वैल्यू निकालना है तो इसका मान 0 से स्टार्ट होता है ना, ऐसा, और ये कहां तक जाता है, n-1 तक। ये आप हमेशा याद रखिए, ठीक है, ये याद रखिए। कैसे, जैसे मान ले जाए n का मान 2 है, ठीक है, मतलब हम दूसरी कक्षा की बात करते हैं, n का मान यदि 2 है तो l के मान कितना होगा, 0 से स्टार्ट होगा और n-1, और n का मान कितना मान रहे हैं, 2 मान रहे हैं, तो 2 में 1 घटाएंगे तो कहां तक जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। तो जब n का मान 2 होगा तो l के मान कौन कौन से होंगे, 0 होंगे और 1 होंगे, ठीक है, ऐसा बोला गया है ना,
शून्य से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है, n-1 तक जाता है। तो n का मान हम क्या मान रहे हैं, 2 मान रहे हैं, तो क्या हो गया 1 तक गया ना, 0 और 1, और ये 0 क्या है, s है, और 1 क्या है, p है। उसी प्रकार यदि हम n का मान क्या माने, 3 माने, यहां पर देख लीजिए, यदि हम 3 माने तो l के कितने मान होंगे, यहां तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक जाएगा, मतलब क्या करेंगे 3 - 1, 3 - 1 मतलब कितना होगा 2, और कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। तो यदि n बराबर क्या हो, 3 हो, तो l के कौन कौन से वैल्यू होंगे, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, क्योंकि लिखा है ना n-1, और n का मान कितना मान है 3, तो 3 - 1 मतलब कितना होगा 2, तो कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। देखो 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा, और इसके लिए ये s है, ये p है और ये d है। तो दोस्तों इस मान को आप हमेशा याद रखिएगा कि l के मान जो है n पर निर्भर करता है ना, और कहां तक जाता है, 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक जाता है l के जो मान होते हैं। आइए अब हम मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को देखते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी आपको बताया गया है जिस प्रकार कक्षा को उप कक्षा में बांटा जाता है, मतलब सेल को सबसेल में बांटा जाता है, उसी प्रकार सबसेल को पुनः उप स्तरों में डिवाइड किया जाता है, जिसे मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कहा जाता है। और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान किस पर निर्भर करेगा, ये द्विआंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। और इसका मान कहां से कहां तक जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो तीसरा जो होता है इसको हम लिख लेते हैं पहले, ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको किससे दर्शाएंगे, नाम से ही दिख रहा है m, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम संख्या मतलब छोटा m से दर्शाएंगे, ठीक है। इसका मान किस पर निर्भर करता है, जैसे द्विआंशी क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, उसी प्रकार चुंबकीय क्वांटम संख्या किस पर निर्भर करेगा, द्विआंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करेगा। मतलब इसका जो मान है, m के जो मान है वो कहां से कहां तक जाता है, -l से स्टार्ट होके +l तक जाता है, ठीक है। इसके मान ऐसे, इसका मतलब बीच में 0 भी आएगा, ठीक है। अब इतना ध्यान देना है, ये -l से स्टार्ट होके +l तक जाता है, किसका मान, m का मान। अब m का मान क्या है जी, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जिस प्रकार कक्षा को उपकक्षा में बांटा गया है, उसी प्रकार उपकक्षा को भी और अन्य स्तरों में डिवाइड किया गया है, जिसे ही क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कहा जाता है। जैसे आपको पता होगा एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक, इन कक्षकों को है ना, जिसको हम सबसेल बोलते हैं, इनको अलग अलग स्तरों में और डिवाइड किया गया है। कैसे, जैसे अगर मैं पी की ही बात करता हूं, तो पी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है ना, 1, 2 और 3। अब इसके अलग अलग नाम है भाई, है ना, देखिए यहां पर लिखा है, यदि आपको एल के मान पता हो, है ना, जैसे एल का मान मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, यदि एल का मान 1 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यदि एल का मान 1, तो एल का मान 1 किसके लिए होता है जी, अभी आपको बताया गया है, एल का मान 1 किसके लिए होता है, ये पी के लिए होता है, ठीक है। तो पी कक्षक में अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान निकालना चाहें, तो पी का मान देखो कितना होता है, 1 होता है, एल पी के लिए एल का मान कितना होता है, 1 होता है। अब यदि एल का मान पता हो, तो ये एम का मान कहां से स्टार्ट होता है, एल के मान जो ऋणात्मक से धनात्मक तक, तो एल का मान कितना है, 1 है, तो एम का मान निकालेंगे तो -l से लेके +l तक जाएगा। अब देखिए एल का मान क्या है, 1 होता है, किसके लिए, पी के लिए, तो इसी वैल्यू को यहां पे रखना है। देखो लिखा है ना, -1 से लेके +1 तक, मतलब एल है तो एल, लेकिन यहां पर एल का मान 1 है, तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा -1, 0 और +1। तो ये जो मान दिख रहा है ना, यही जो है क्या होता है, एम के मान होते हैं, जिसको मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कहा जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को px, py और pz कहते हैं। तो ये जो 3 मान दिख रहा है, वही क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या के मान होते हैं, ठीक है। इनके लिए अलग अलग क्या बनाया गया है, फिर आकृति बनाया गया है ना। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि पी कक्षक को अलग अलग प्रकार से ऐसे दर्शाया जाता है, और इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, यहां पर x, तो इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, x, y, z का पुनः एक बार और खींच लेंगे। तो ऐसे चित्र, मुझे अभी ये चित्र तो बनाना नहीं था, इसको मुझे अभी नहीं पढ़ाना है, मैं तो बाद में पढ़ाऊंगा इसको, x, y, z, और एक और चित्र। तो ये देखिए,
ये मैग्नेटिक क्वांटम संख्या जो है क्या करता है, जो कक्षक होते हैं उनके साइज को बताता है। इस प्रकार हम मैग्नेटिक क्वांटम संख्या में देखते हैं कि इस प्रकार जैसे ये है तो इसको px कहा जाएगा, इसको py कहा जाएगा, इसको pz कहा जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वांटम संख्या का जो मान होता है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान, वो किस पर निर्भर करता है, वो L के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है। जैसे मान लीजिए मुझे P के लिए तो निकाल लिया, यदि मैं D के लिए निकालना चाहूं तो D के लिए L के मान कितने होते हैं, ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब इसके लिए मुझे क्या निकालना है, यदि मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान निकालना है तो यहां पर मुझे D कक्षक के लिए आकार बनाना पड़ेगा। D सबसे पहले बनाएंगे 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5। अब इसके मान निकालने के लिए आप किस पे जाना पड़ेगा, इसमें जाना पड़ेगा। लिखा है ना, L के मान से माइनस L के मान से प्लस L तक जाता है। अब L का मान इतना है, 2 है D के लिए, तो ये कहां से जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या होगा, ये -2 होगा, -1 होगा, ये 0 होगा, +1 होगा और +2 होगा। 1 2 3 4 5 वैल्यू हो गया है। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया है, छोटा कर देते हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार ये जो है उनकी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या के क्या है, मान है। इसका मतलब हमको समझ आ गया कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है उस पर निर्भर करता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, और द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, यदि हमें L के मान ज्ञात हैं तो उसके लिए हम चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान बहुत ही सरलता से निकाल सकते हैं। अब इसकी वैल्यू कितने होंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान कितने होते हैं, तो इसको आपको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो n का जो स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, m का मान निकालने के लिए n का यदि हम क्या कर दें, केवल स्क्वायर कर दें, ध्यान दीजिएगा, केवल n का स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान निकल जाता है। किसी भी कक्षा के लिए, भाई मैं कक्षा की बात कर रहा हूं, किसी भी कक्षा के लिए, अगर मुझे दूसरी कक्षा के लिए बात करना है ना, जैसे दूसरा कक्षा, कोई भी दूसरा कक्षा है, तो दूसरा कक्षा के लिए n का मान कितना होता है, 2। तो इस दूसरे कक्षा में m के कितने वैल्यू होंगे, इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मान रखना पड़ेगा। देखो n का मान कितना रखना है, 2 रखना है, तो 2 दूनी क्या होगा, 4। तो क्या उसमें 4 मैग्नेटिक क्वांटम संख्या निकलेगा, निश्चित रूप से निकलेगा। कैसे निकलेगा, यहां पर मैं समझा देता हूं। तो दोस्तों ये सूत्र हमेशा याद रखिएगा, यदि किसी n का मान हमें पता है तो n के मान के लिए यदि हमें मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान निकालना है तो n स्क्वायर होता है। कैसे, मान लीजिए मुझे दूसरा कक्षा है ना, n बराबर 2 के लिए मुझे किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है। तो मैंने भी इनका बताया, इनका मान कितना होता है, m का मान के लिए क्या करना है, n का स्क्वायर करना है। तो n का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, तो 4 आना चाहिए। अब 4 कैसे आएगा, ध्यान दीजिए, इसके लिए क्या होगा, 4 आएगा, 4 होने चाहिए किसके मान, m के मान। तो ध्यान दीजिए n बराबर 2 के लिए, n2 के लिए कितने मान होते हैं L के, एक 0 होता है और एक क्या होता है, 1 होता है। ये तो पता होगा, है ना, अभी जस्ट बताया हूं, है ना। अब देखिए 0 के लिए किसको दर्शाते हैं, S, और 1 के लिए किसको दर्शाते हैं, P को। तो देखो ये पहला कक्षा हो गया, 1 2 3 4, मैं इसी की बात कर रहा था कि 4 कैसे, ये 0 होगा, ये माइनस होगा, ये 0 होगा और ये +1। तो ये क्या है, ये मैग्नेटिक क्वांटम संख्या के ही मान है। और मैंने कहा था किसी भी कक्षा के लिए यदि हमें मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान निकालना है तो उसको यदि हम स्क्वायर कर दें, उस कक्षा का जो मान दिया रहेगा उसको स्क्वायर कर दें तो उसके मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान निकल जाता है। तो यदि n का मान दूसरे कक्षा के लिए हम मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान निकालना चाहें तो टोटल कितने का, तो उसमें टोटल कितने मैग्नेटिक क्वांटम संख्या होंगे, 4, 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार इसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सरलता से याद कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट है स्पिन क्वांटम संख्या, इसको बताने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, ये तो बहुत ही सरल होता है। जब हम इलेक्ट्रॉनों को कक्षक में प्रवेश कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, कक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, कक्षक की बात कर रहा हूं। यदि हम इलेक्ट्रॉनों को कक्षक में प्रवेश कराते हैं तो वो 2 ही प्रकार से रह सकता है ना। जैसे ये कक्षक है तो इसमें यदि हम इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराएं तो इलेक्ट्रॉन जो है 2 ही प्रकार से रह सकता है, एक क्लॉकवाइज रहेगा और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, नीचे की ओर, तीर का निशान ऊपर की ओर होता है। एक होता है तीर का निशान ऊपर की ओर होगा, इसको हम बोलते हैं +1/2, ये क्लॉकवाइज कहलाता है। और दूसरा होता है तीर का निशान नीचे की ओर, इसको बोलते हैं -1/2, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये जो होता है क्लॉकवाइज होता है और ये जो होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है ना। इसमें डबल तीर का भी निशान दिया रहता है कई बार, और कई बार सिंगल तीर का, इससे कोई मतलब नहीं है। बस ऊपर की ओर जो तीर का निशान हो वो क्लॉकवाइज है और नीचे की ओर जो तीर का निशान दिया रहेगा वो क्या होगा,
एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस प्रकार स्पिन क्वांटम संख्या है ना, स्पिन क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं, एस से दर्शाते हैं। और ध्यान दीजिएगा स्पिन क्वांटम संख्या के केवल दो ही मान होते हैं, है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों इस प्रकार हम चारों क्वांटम संख्या के मान को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यहां पर देखिए हमने मैग्नेटिक बताया और लास्ट में जो चौथा है उसको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बड़ा सरल है क्योंकि ये दो ही प्रकार का होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और इसको एस से दर्शाते हैं। और इसको कैसे कैसे लिखते हैं, एक तीर का निशान ऊपर की ओर जिसको +1/2 बोलेंगे और दूसरा होता है -1/2, है ना, तीर का निशान नीचे की ओर। और इसको कक्षकों में प्रवेश कराते हैं, है ना, कक्षा में नहीं कराते हैं, किसी भी कक्षक में जब प्रवेश कराएंगे तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम संख्या। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक इसको शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।